बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। इस किताब का और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधि धर्मन। एक भारतवासी। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं। यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को वापस ला सकते हैं। इसी के बारे में बोधि धर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे। आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे। बोधि धर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ। इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है। अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है। नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया। जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है, लेकिन किसी काम की नहीं है। सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की क्या कहती है? मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ। सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब? ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं।
उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है, लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है? और वो मुझे क्यों मारना चाहता है? तुम्हारी फैमिली वाले कहाँ हैं? मुंबई में है? इस वक्त तुम्हें मेरी फैमिली कैसे याद आ गई? मेरे पिताजी कोल्हापुर में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत काबिल थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो डायग्नोज नहीं कर पाते थे, मेरे पिताजी यूं कर देते थे। उनकी वजह से औरों की क्लिनिक्स नहीं चलते थे, इसलिए पिताजी एक ढोंगी डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के इलाज करते हैं, ऐसा कहकर 3 साल उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद किसी से वो बात नहीं करते थे। फिर कुछ दिनों बाद ही वो गुजर गए। उसके बाद कोल्हापुर में हमारा हॉस्पिटल एक लॉज बन गया। उसका किराया मुझे आता है। That's it. ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताता या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्म नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले, ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो? इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या अब बहुत कम हो गई है।
इसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है क्योंकि इस रहस्यमय बीमारी का इलाज बनाया है मिस्टर अरविंद ने, जो एक सर्कस में काम करते थे। आपका कहना है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को भूल गए हैं, लेकिन आपके हिसाब से आज के जमाने में उनका क्या उपयोग है? लापता हुए बच्चों को माँ का नाम, बाप का नाम, घर कहाँ है ये पता होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना। इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है उन्होंने हमारी वीरता की, हमारी गौरव की गाथाओं को कहीं छिपा कर रख दिया है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया है। होली के त्योहार में इतिहास के किताब के एक एक पन्ने को होलिका में जलाने पर मजबूर किया। इससे भी बदतर भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए, ये साइंस है ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है ये बताइए। हमने ये सब नहीं बताया, इसलिए जिस देश में हल्दी उगती नहीं उस देश के महत्व को जाना और इसे पेटेंट कर लिया। घर में कीड़े मकोड़े ना आए इसलिए घर के बाहर हम गोबर से पोतकर रंगोली डालते हैं, ये समझाइए। ये नहीं समझाया इसलिए आज रंगोली का स्टिकर बनाकर टाइल्स पर चिपकाते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये औषधि है, ये समझाइए। हम जब आने वाले पीढ़ी को ये सब बताएंगे तब उनमें दुनिया को रास्ता दिखाने का आत्मविश्वास होगा। ये सब हमने नहीं बताया, इसीलिए हम सब कुछ खो चुके हैं और जो देश हमसे आंख नहीं मिला पाते थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ों और फलों की तरह होनहार भारतीय विद्यार्थी भी विदेश भेजे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बोधि धर्मन नहीं बल्कि इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं, और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है। हम उन पर रिसर्च करें आज ये जरूरी नहीं है, बस उनके दिए ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला।